हेलो एवरीवन, दिस इज दुष्यंत सिंह एंड वेलकम टू अध्ययन अड्डा। अध्ययन अड्डा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी में आज हम एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है संसद की विधायी प्रक्रिया या विधेयक। इस क्लास में हम जानेंगे कि विधेयक या बिल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है कि जितने भी बिल होते हैं या विधेयक होते हैं, चाहे वो साधारण विधेयक हो या धन विधेयक हो, वित्त विधेयक हो या संविधान संशोधन विधेयक हो, ये सभी विधेयक संसद में किस तरीके से पारित किए जाते हैं, इनके पारित होने का पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं संसद की विधायी प्रक्रिया या विधेयकों के विषय में। विधेयकों के प्रकारों के बारे में बात करें तो मुख्यतः विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार हैं विधेयकों के? साधारण विधेयक हो गया पहला आपका, फिर हो गया आपका धन विधेयक, उसके बाद में फिर वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। विधेयकों को मुख्यतः इन 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। इस क्लास में हम इन्हीं 4 विधेयकों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कौन सा आता है? साधारण विधेयक। साधारण विधेयक के बारे में बात करते हैं। साधारण विधेयक होता क्या है? वे सभी विधेयक जो फाइनेंशियल मामलों से अलग होते हैं, यानी वित्तीय मामलों को छोड़ करके वित्तीय मैटर्स से अलग जितने भी बिल होते हैं वो सभी बिल क्या होते हैं? साधारण बिल कहलाते हैं, साधारण विधेयक कहलाते हैं। साधारण विधेयक क्या होते हैं? वित्तीय विषयों के अलावा जितने भी अन्य सभी विधेयक होते हैं वे सभी साधारण विधेयक की कैटेगरी में आते हैं। और किसी भी साधारण विधेयक की सदन में या संसद में पारित होने की जो प्रक्रिया है वो 5 चरणों में पूरी होती है। ठीक है, कोई भी साधारण विधेयक है उसकी जो पारित होने की प्रक्रिया है वो 5 चरणों में पूरी होती है। इनको 1 बाय 1 एक एक चरण को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहले चरण को बोलते हैं प्रथम पाठन। ठीक है, प्रथम पाठन। यहां पर पाठन से क्या तात्पर्य है? यहां पर पाठन से आप ये समझ सकते हैं कि इस पर पहली बार चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, वही होता है प्रथम पाठन, या कहीं कहीं इसको प्रथम वाचन भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रथम पाठन या प्रथम वाचन। अब साधारण विधेयक की प्रक्रिया का जो पहला चरण है वो है प्रथम पाठन। और प्रथम पाठन में क्या होता है कि संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, ठीक है, चाहे संसद का उच्च सदन हो या निम्न सदन हो, संसद के किसी भी सदन में साधारण विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन हो गया आपका। यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि साधारण विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहां से आप समझिए इस चीज को कि जो भी साधारण बिल होते हैं, जो भी साधारण विधेयक होते हैं, उन्हें संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो भी बिल है, साधारण विधेयक है, उस विधेयक का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन जो होगी उसको किस में प्रकाशित होना अनिवार्य है? राजपत्र में। जो भारत का राजपत्र होता है, गैजेट ऑफ इंडिया होता है, उसमें उस विधेयक के विषय में प्रकाशन अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये प्रथम पाठन या प्रथम वाचन या पहले चरण की प्रोसेस है। कोई भी साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, और विधेयक का प्रस्तुतिकरण किस में होना चाहिए? राजपत्र में प्रकाशित होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया इसका पहला चरण। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टर्म के ओर। द्वितीय पाठन दूसरा आता है, द्वितीय पाठन या द्वितीय वाचन। इसमें क्या होता है? पहला काम क्या हुआ? हमारा संसद के किसी भी सदन में हमारा जो बिल है, विधेयक है, वो पेश कर दिया गया। अब जब संसद के किसी भी सदन में बिल प्रस्तुत कर दिया गया तो अब क्या होगा? अब इस पर डिस्कशन होगा। पेश कर दिया गया, लाया गया किसी के द्वारा, अब इस पर क्या होगा? चर्चाएं होंगी। ठीक है, तो इसकी विस्तृत समीक्षा की जाती है। द्वितीय पाठन में क्या होता है? इसकी विस्तृत समीक्षा की जाती है, समझा जाता है। वो भी बिल है, जो भी विधेयक है, उस पर गहन समीक्षा की जाती है, और जब उसके ऊपर पूरा डिस्कशन हो जाता है, चर्चा हो जाती है, उसको समझ लिया जाता है कि ये किस मामले से संबंधित है, किसके बारे में यह कह रहा है, तब विधेयक को अंतिम रूप प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, फिर दोबारा से समझेंगे। प्रथम पाठन में संसद के किसी भी सदन में बिल को पेश कर दिया गया, प्रस्तुत कर दिया गया, राजपत्र में उसको प्रकाशित कर दिया गया। द्वितीय पाठन में उस पूरे बिल की विस्तृत रूप से समीक्षा की गई, समझा गया उसको, और समीक्षा करने के बाद में विधेयक को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया। ठीक है, अब तृतीय पाठन की ओर बढ़ते हैं। तृतीय पाठन में क्या होता है? तृतीय पाठन में जो भी बिल है, जो भी विधेयक है,
इसमें केवल विधेयक को स्वीकार करना या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है। ठीक है, यानी कोई भी बिल है वो पहले पेश हुआ, पेश होने के बाद में उसकी समीक्षा की गई, समीक्षा करने के बाद में तीसरा चरण जो उसका शुरू होता है वो ये होता है कि इस विधेयक को अब स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, यानी उसके स्वीकार या अस्वीकार करने पर डिस्कशन होता है तृतीय वाचन में। ठीक है, अब इसके बाद में तृतीय चरण उसका खत्म हो जाता है। अब क्या होता है, पहले बताया था साधारण विधेयक के संबंध में कि साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो मान लीजिए कोई भी साधारण विधेयक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो साधारण विधेयक लोकसभा में जो है पेश किया गया, लोकसभा में ये सारी चर्चाएं हो गई। अब तृतीय पाठन जब समाप्त हो जाता है, स्वीकार अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा हो जाती है, उसके बाद में वो पहले सदन से, जिस किसी भी पहले सदन में साधारण विधेयक पेश किया हो गया, चाहे वो राज्यसभा में पेश किया गया होगा या लोकसभा में पेश किया गया होगा, तो अगर वो लोकसभा में पेश किया गया है पहले तो उसको अब दूसरे सदन में भेजा जाएगा, राज्यसभा में भेजा जाएगा। अगर वो राज्यसभा में पेश किया गया होगा तो उसको फिर लोकसभा की ओर भेजा जाएगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि संसद के किसी भी सदन में साधारण विधेयक को पेश किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, और जब उसके 3 चरण समाप्त हो जाते हैं, यानी उसके स्वीकार अस्वीकार करने से संबंधित जो भी डिस्कशन होता है, चर्चा होती है, वो समाप्त हो जाती है, उसके बाद में उस विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। ठीक है, अब साहब पहले सदन से निकल करके जो बिल था हमारा साधारण विधेयक था वो दूसरे सदन में पहुंच गया। ठीक है, एक सदन में पारित होने के बाद दूसरे सदन में भी तीनों पाठन होते हैं। अब हमने पहले सदन में उसको भेजा था, साधारण विधेयक हमारा मान लीजिए कि हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि वो लोकसभा में था और लोकसभा से वो पारित हो गया। ठीक है, अब लोकसभा से पारित होकर के वो अब दूसरे सदन में पहुंचा, राज्यसभा में पहुंचा। अब राज्यसभा में भी वही तीनों पाठन होंगे जो पहले सदन में हुए थे, प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन। ठीक है, तीनों पाठन यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी उसकी समीक्षा की जाएगी, अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा और विधेयक को स्वीकार अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा की जाएगी। इस तरीके से तीनों पाठन पहले सदन में हुए, उसके बाद में दूसरे सदन में हुए। तो जब दूसरे सदन में जाता है विधेयक, पहले सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाता है, जब कोई भी विधेयक, साधारण विधेयक के संबंध में बात कर रहा हूं, तो दूसरे सदन में जब जाता है तो दूसरे सदन के पास 4 तरीका के ऑप्शन होते हैं, 4 तरीके के विकल्प होते हैं। वो कौन कौन से विकल्प होते हैं कि दूसरा सदन उस विधेयक को स्वीकार कर सकता है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक है, इसको पारित कर दिया जाना चाहिए, तो स्वीकार कर सकता है, या फिर संशोधन के साथ पारित कर प्रथम सदन को पुनः विचारार्थ भेज सकता है। यानी पहले सदन से पारित होकर विधेयक दूसरे सदन में गया और दूसरे सदन को ऐसा लगा कि इसमें कुछ कमियां हैं या उसमें कुछ चीज़ों का सुधार होना आवश्यक है, तो उसमें उसने कुछ संशोधन किया और संशोधन करने के बाद उसको पारित करके पहले सदन के लिए दोबारा से भेज जाएगा कि अब आप इस पर विचार कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? पहले सदन से दूसरे सदन में गया, दूसरे सदन के पास 4 ऑप्शन होते हैं, या तो उसको स्वीकार ही कर दे बिना किसी संशोधन के, भाई हमें इसमें जो कुछ लिखा है ये जिस चीज़ के संबंध में है ये हमको बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, इसमें कोई भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है, इस तरीके से उसको स्वीकार कर सकता है। अगर स्वीकार ना करे तो क्या कर सकता है, उसको संशोधन कर सकता है, उसमें कुछ चीज़ों वो अपने विवेक के आधार पर ये समझ सकते हैं कि इसमें कुछ चीज़ों के सुधार की आवश्यकता है, तो उसको कुछ संशोधन के साथ में पहले सदन पर वापस भेज देते हैं कि अब आप हमने इसमें अब ये संशोधन कर दिया है, इसको आप अब विचार कर लीजिए इस पर। तो इस तरीके से 2 ऑप्शन ये हो गए। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है दूसरे सदन के पास कि वो उसको पूरी तरीके से अस्वीकार कर सकता है। पहले सदन से पारित होने के बाद में विधेयक जब दूसरे सदन में गया तो वो पूरी तरीके से उसको अस्वीकार कर सकता है, या फिर चौथा ऑप्शन उनके पास ये होता है कि उस पर वो कोई कार्यवाही ना करें, ना तो उसको स्वीकृति दें ना उसको अस्वीकृति दें, यानी ना तो हाँ करें ना करें, उसको लंबित रख दें, वो पेंडिंग में पड़ा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से 4 ऑप्शन होते हैं दूसरे सदन के पास। एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। पहले सदन में क्या हुआ, साधारण विधेयक के संबंध में 3 आपके चरण हुए, 3 पाठन हुए। 3 पाठन होने के बाद में विधेयक दूसरे चरण में गया, दूसरे सदन में गया और दूसरे सदन के पास उस विधेयक के संबंध में 4 ऑप्शन होते हैं, या तो उसको स्वीकार कर दे, संशोधन के साथ स्वीकार करके दूसरे सदन के लिए विचार करने के लिए भेज दे, अस्वीकार कर दे, या फिर उस पर कोई कार्यवाही न करते हुए उसको पेंडिंग रख सकता है। ठीक है, इस तरीके से दूसरे सदन की जो कार्यवाही है वो पूरी हो गई। अब जब दूसरे सदन से भी विधेयक जो है पास हो जाता है, उसके बाद में ये कहा जाता है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के पास ये विधेयक पहुंचता है। जब दोनों सदन से निकल करके कोई भी साधारण विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है
तो दोनों सदनों की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जब वो भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के पास कितने विकल्प होते हैं? 3 विकल्प होते हैं। विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आ चुका है। अब राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन है? स्वीकार कर सकता है विधेयक को, दोनों सदनों से जो विधेयक पास होकर के, बिल पास होकर के राष्ट्रपति के पास आया है उसको वह स्वीकार कर सकता है, या स्वीकृति देने के लिए रोक सकता है कि भाई मैं इस पर थोड़ा सा विचार करूंगा, ठीक है, और विचार करने के बाद में मैं इसको स्वीकृति दूंगा। जब विचार करने के लिए या स्वीकृति देने के लिए विधेयक को रोका जाता है राष्ट्रपति के द्वारा तो उसको हम बोलते हैं पॉकेट वीटो। ठीक है, इस पॉकेट वीटो के बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए और वहां पे देख लीजिए कि राष्ट्रपति की वीटो पावर क्या होती है, व्हाट इज द वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये वीटो पावर वाली जो वीडियो है मैं डिटेल में बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो इसे आप देख लें। तो राष्ट्रपति के समक्ष 3 विकल्प होते हैं। स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति देने हेतु रोक सकता है, और स्वीकृति देने के लिए विधेयक को अपने पास रोकना, ये राष्ट्रपति की वीटो पावर के अंतर्गत आता है। या फिर तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति के पास ये होता है कि अगर राष्ट्रपति को ये लगा कि ये विधेयक इसमें कुछ कमियां हैं या इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है तो सदन को, जो जिस सदन से उसके पास आया है उस सदन को या संसद को राष्ट्रपति उस विधेयक के संबंध में पुनर्विचार करने के लिए उसे वापस कर सकता है कि भाई इस पर एक बार और विचार कर लीजिए और डिस्कशन कर लीजिए। ये 3 ऑप्शन राष्ट्रपति के पास होते हैं। ठीक है, अब जब राष्ट्रपति विधेयक को परमिशन दे देता है, स्वीकृति दे देता है, तो ये क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। आई होप आपकी समझ में पूरा प्रोसेस आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले कोई भी साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में भेजा जाता है। संसद के किसी भी सदन में जब उसको भेजा जाता है तो 3 पाठन में उसकी प्रक्रिया होती है। 3 पाठन होने के बाद में फिर विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी उसी तरीके से 3 पाठन होते हैं। दूसरे सदन के पास 4 विकल्प होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, उनमें से जब दोनों सदनों में से अब ये जो बिल है वो पारित होकर फिर किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं, स्वीकृति दे दे, स्वीकृति रोक दे, या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा दे। ये 3 विकल्प राष्ट्रपति के पास होते हैं। और राष्ट्रपति जब दोनों सदनों से पारित होकर आए हुए किसी भी साधारण विधेयक को अगर परमिशन दे देता है, स्वीकृति दे देता है, तो वह बिल जो है, अधिनियम जो है वो क्या, बिल जो है या फिर विधेयक जो है वो क्या बन जाता है? वो अधिनियम का रूप ले लेता है, एक्ट का रूप ले लेता है, कानून बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया साधारण विधेयक, और आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि चीज़ों के बारे में जैसे आपने सोच रखा होगा, ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो गई या फिर 1 लाइनर अप्रोच हो गई, इस पर मैं बिलीव नहीं करता हूं। और जो मैं अपने लिए नोट्स बनाता हूं मैं उन्हीं को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये तरीका जो है वो सबसे बेस्ट है कि इसमें आप चीज़ों को गहनता से समझ पाएंगे। और जब भी थोड़े से विश्लेषणात्मक क्वेश्चन आते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं, उनको आप तभी सॉल्व कर सकते हैं, तभी हल कर सकते हैं जब आपको किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल में पता होगा। इसीलिए इन चीज़ों को डिटेल में समझने का प्रयास कीजिए। केवल इतना ही नहीं कि विधेयक क्या होता है, कौन से में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है, इतना पढ़ लिया। इतने पढ़ने से आज की जो पेपर है उनकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं होती है। तो इस चीज़ों को आपको ढंग से समझना है, डिटेल में समझना है, और डिटेल में समझेंगे और ढंग से समझेंगे तो ये यकीन मानिए आपको दोबारा से फिर चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं धन विधेयक के संबंध में। धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में इसकी परिभाषा दी गई है धन विधेयक की। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में। अब धन विधेयक क्या होता है? जैसे कोई भी टैक्स लगाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, कोई भी टैक्स लगाया जाना, किसी टैक्स को समाप्त किया जाना, कर को समाप्त किया जाना, वो परिवर्तित किया जाना, या फिर उसका विनियमन किया जाना। ठीक है, धन विधेयक को समझिए। धन विधेयक क्या होता है? भारत सरकार के द्वारा कोई नया कर लगाया जा रहा है, या किसी पुराने कर को समाप्त किया जा रहा है, या फिर किसी टैक्स में चेंजेस किए जा रहे हैं, परिवर्तन किए जा रहे हैं, तो इस मामले से संबंधित जो बिल होगा, विधेयक होगा, वो धन विधेयक की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, या फिर भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने संबंधी कोई विनियमन है, भारत सरकार धन उधार लेना चाह रही है, ठीक है, संचित निधि से या बाहर से कोई धन उधार लेना चाह रही है, तो उससे संबंधित जो मामला होगा वो भी धन विधेयक कहलाएगा। भारत की जो संचित निधि होती है उसमें धन जमा करना या उससे धन निकालना, भारत की संचित निधि होती है, निधियों के बारे में इससे अगले
अगला वीडियो जो आएगा वो निधियों के संबंधित में होगा कि संचित निधि क्या होती है, राज्य की संचित निधि या संघ की जो संचित निधि होती है उनका पूरा प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से धन संचित निधि से निकाला जाता है, किस तरीके से जमा किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो भारत की संचित निधि से या तो धन निकालने की बात हो या फिर उसमें धन जमा करने की बात हो, दोनों ही चीज़ें धन विधेयक के अंतर्गत आएंगी। संचित निधि से धन का विनियमन या विनियोग करना हो या फिर किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, जैसे मान लो कि सार्वजनिक रूप से कोई धन भारत सरकार द्वारा भारत के लोगों पर खर्च किया गया और उस खर्च को उन्होंने कैटेगराइज कर दिया, उस खर्च को उन्होंने मान लिया कि ये जो धन है जो खर्च किया गया है ये भारत की संचित निधि पर भारित होगा। ठीक है, ये भारत की संचित निधि से लिया जाएगा, इससे संबंधित कोई मामला होगा वो भी धन विधेयक की कैटेगरी में आएगा। धन विधेयक से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, अंतिम निर्णय मनी बिल के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष लेता है। और ये जो बात है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के भाग 3 में कही गई है। ठीक है, अनुच्छेद 110(3) में कही गई है कि लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय धन विधेयक के संबंध में या मनी बिल के संबंध में फाइनल होगा, अंतिम होगा। ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में ही धन विधेयक पेश किए जाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पूछा जाता है कि धन विधेयक जो है हमेशा कहाँ पेश किया जाएगा, लोकसभा में पेश किया जाएगा। अभी हम साधारण विधेयक पढ़ रहे थे, साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, लेकिन धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। और किसकी सिफारिश से पेश किया जाएगा, राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश किया जाएगा। तो जब लोकसभा में कोई भी धन विधेयक पेश किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा और फिर वो वहां से पारित कर दिया जाएगा, तो पारित करने के बाद में फिर दोबारा से उसको कहाँ भेजा जाता है, राज्यसभा में भेजा जाता है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, फिर दोबारा से समझिए कि अभी साधारण विधेयक को हम पढ़ रहे थे। साधारण विधेयक में हमने क्या पढ़ा कि प्रस्तुतिकरण की जो बात है, प्रेजेंटेशन की बात है, साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक पेश करने की अगर बात है तो पेश हमेशा लोकसभा में ही किया जाएगा। लेकिन लोकसभा में जब पेश कर दिया गया और वहां से पारित हो गया लोकसभा से, तो उसके बाद में उसको विचार के लिए कहाँ भेजा जाता है, राज्यसभा में भेजा जाएगा। ठीक है, और धन विधेयक के संबंध में या मनी बिल के संबंध में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां होती हैं, या हम कह सकते हैं प्रतिबंधित शक्तियां होती हैं। ठीक है, कोई खास शक्तियां राज्यसभा को नहीं दी गई हैं मनी बिल के संबंध में। यानी कि जो राज्यसभा है, लोकसभा में जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि लोकसभा में जो है धन विधेयक को पेश किया गया और वहां से पारित होकर के वो राज्यसभा भेजा गया, तो राज्यसभा के पास उस मनी बिल के संबंध में प्रतिबंधित शक्तियां ये हैं कि वो उसको अस्वीकृत नहीं कर सकती, पहली चीज। ठीक है, राज्यसभा किसी भी मनी बिल को अस्वीकृत नहीं कर सकती। दूसरा कि उसको वह संशोधित नहीं कर सकती, कोई भी संशोधन उसमें नहीं किया जा सकता। मतलब हम कह सकते हैं एक तरह से फॉर्मेलिटी है, राज्यसभा में मनी बिल का भेजा जाना एक तरह से फॉर्मेलिटी है। जब उसे वो अस्वीकृत कर ही नहीं सकती तो मतलब स्वीकार तो करना ही करना पड़ेगा। दूसरी चीज, उसमें वो संशोधन भी नहीं कर सकती, तो फिर भेजने का क्या औचित्य है। तो हम कह सकते हैं कि जब लोकसभा से राज्यसभा में मनी बिल भेजा जा रहा है, धन विधेयक भेजा जा रहा है, और राज्यसभा ना तो उसको अस्वीकृत कर सकती है ना ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है, तो फिर धन विधेयक को राज्यसभा में जाने का क्या औचित्य है। यानी ना तो उसको अस्वीकृत किया ना उसमें कोई संशोधन किया, तो ये कह सकते हैं हम औपचारिक रूप से। ठीक है, ये केवल एक तरह से एक फॉर्मेलिटी हम इसको मान सकते हैं। 14 दिन के भीतर आवश्यक रूप से राज्यसभा को धन विधेयक को स्वीकृति देनी होती है, और अगर वो राज्यसभा स्वीकृति नहीं भी देती है तो 14 दिन की अवधि के बाद में वो मनी बिल अपने आप पारित समझा जाता है। ठीक है, समझ में आया पूरी कहानी। मनी बिल या धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किए जाते हैं राष्ट्रपति की सिफारिश से, और जब लोकसभा से इनको पारित कर दिया जाता है उसके बाद में ये राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा मनी बिल के संबंध में अस्वीकृति नहीं दे सकती है। दूसरी चीज, इसको संशोधित नहीं कर सकती है। अगर राज्यसभा इस पर कोई भी निर्णय नहीं लेती है तो 14 दिन की अवधि के बाद में वह जो मनी बिल है, धन विधेयक है, वो अपने आप पारित समझा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपकी में। अब धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति, अब देखो पहले लोकसभा में पेश हुआ फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा को इस पर स्वीकृति देनी ही देनी थी, तो राज्यसभा की स्वीकृति के बाद में अब कोई भी बिल जो होता है वो सीधा जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो उसके बाद में राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। तो धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं। राष्ट्रपति उस धन विधेयक को स्वीकृति दे सकता है,
परमिशन दे सकता है कि भाई ठीक है पारित हो गया, रोक कर रख सकता है, रोक कर रख सकता है, स्वीकृति के लिए उसको रोक कर रख सकता है, विचार कर सकता है, लेकिन उसको पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता कि जाइए इसको, आपने ज़्यादा धन के संबंध में बात की, जैसे मान लो धन की निकासी, भारत की संचित निधि से धन की निकासी के संबंध में ही बात हो रही है, तो उसके संबंध में भी जो है राष्ट्रपति उस बिल को, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए फिर दोबारा से सदन में नहीं भेज सकता है। यानी इन सेंस हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को भी उस पर स्वीकृति देनी ही देनी है, मनी बिल पर राष्ट्रपति को भी स्वीकृति उस पर देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका धन विधेयक। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी, साधारण विधेयक, धन विधेयक। अब इसके बाद में बात करते हैं हम वित्त विधेयक पर। और वित्त विधेयक पर बात करने से पहले थोड़ा सा एक 2 मिनट का ब्रेक मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि पसीना आ रहा है, पंखा चल नहीं रहा है, और पंखा चलाएंगे तो फिर इसमें साउंड आएगा। ठीक है, 2 मिनट भी नहीं, बस थोड़ा सा पसीना पहुँच लेते हैं। ओके, तो अब तीसरा स्टार्ट करते हैं, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। वित्त विधेयक जो होते हैं इनको हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसे धन विधेयक, वित्त विधेयक प्रथम और वित्त विधेयक द्वितीय। ठीक है, धन विधेयक अभी हम पढ़ चुके हैं। धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और वित्त विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, वित्त विधेयक प्रथम, वित्त विधेयक द्वितीय। धन विधेयक भी वित्त विधेयक कहलाता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी बोल लेते कि हमने धन विधेयक पढ़ा, फिर अब बीच में धन विधेयक कहाँ से आ गया। तो जितने भी धन विधेयक हैं वो सभी वित्त विधेयक हैं, क्योंकि धन का मतलब वित्त। ठीक है, फाइनेंशियल मैटर से जुड़े हुए जितने भी बिल होते हैं वो सभी धन विधेयक होते हैं। तो धन विधेयक भी क्या है, वित्त विधेयक है। हमने वेन डायग्राम के द्वारा बताया भी है। देखो जो मनी बिल है बीच में, मनी बिल यानी सभी मनी बिल क्या हैं, फाइनेंशियल बिल हैं। सभी मनी बिल क्या हैं, फाइनेंशियल बिल हैं। जितने भी धन विधेयक होते हैं वो सभी वित्त विधेयक की कैटेगरी में भी आते हैं। तो इस तरीके से वित्त विधेयकों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, धन विधेयक, वित्त विधेयक प्रथम, वित्त विधेयक द्वितीय। ठीक है, अलग अलग अनुच्छेदों में इनके बारे में बताया गया है। जैसे आप देख सकते हैं धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। वित्त विधेयक प्रथम के बारे में अनुच्छेद 117(1) में परिभाषित किया गया है। और वित्त विधेयक द्वितीय के बारे में अनुच्छेद 117(3) में बताया गया है। ठीक है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं, बता चुका हूं मैं आपको। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। प्रश्न आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि सभी धन विधेयक क्या वित्त विधेयक होते हैं, तो जवाब है आपका यस। जितने भी मनी बिल हैं वो सभी फाइनेंशियल बिल की कैटेगरी में आते हैं। केवल वे ही वित्त विधेयक धन विधेयक हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 110 में क्या किया गया है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में विस्तार से कि कौन कौन से विधेयक धन विधेयक की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो कुछ वित्त विधेयक भी धन विधेयक होते हैं, लेकिन केवल वे ही वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं जिनका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 110 में किया गया है, 110 में किया गया है। अब 1 बाय 1 के बारे में बात करते हैं। धन विधेयक के बारे में तो हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि धन विधेयक के बारे में तो अभी हम पढ़ चुके हैं, वो मैंने केवल यहाँ पे समझाने के लिए लिखा था। धन विधेयक के बारे में हम बात कर चुके हैं। धन विधेयक के बाद में आता है आपका वित्त विधेयक प्रथम। ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो है राष्ट्रपति की सहमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक प्रथम कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में। किसकी सहमति से, राष्ट्रपति की सहमति से। और राज्यसभा को इस वित्त विधेयक के संबंध में स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसको स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। इस मामले में यानी वित्त विधेयक प्रथम के मामले में सदन की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, कंबाइंड मीटिंग जो है वो आहूत की जा सकती है, बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक कर रख सकता है, या फिर पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। इस वित्त विधेयक प्रथम के संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियां। समझ में आया। वित्त विधेयक प्रथम राष्ट्रपति की सहमति के बाद लोकसभा में पेश किए जाते हैं। राज्यसभा को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति होती है। इस मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है और राष्ट्रपति इस विधेयक को स्वीकृत कर सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, यानी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है, और पुनर्विचार के लिए फिर दोबारा से सदनों की ओर भेज सकता है। वित्त विधेयक द्वितीय के बारे में बात करेंगे। ये कोई खास चीज नहीं है। इसकी एकमात्र जो स्पेशलाइजेशन है, इसका एकमात्र विशेषता है वो ये है कि संसद के किसी भी सदन द्वारा, ठीक है, संसद के किसी भी सदन द्वारा इसे तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति सदन को ऐसा करने की अनुशंसा नहीं देता है। ठीक है,
यानी वित्त विधेयक द्वितीय जो होते हैं ये इस प्रकार के वित्त विधेयक होते हैं, इस प्रकार के बिल होते हैं, यानी जब तक राष्ट्रपति सदन को इन्हें पारित करने की सजेशन नहीं देगा, राष्ट्रपति जब तक सदन को सजेशन नहीं देगा, अनुशंसा नहीं करेगा पारित करने की, तब तक इन्हें पारित नहीं किया जा सकता। ये इनकी विशेषता है। बाकी मनी बिल आप पढ़ चुके हैं डिटेल में, इसमें कोई ज़्यादा खास चीज़ है नहीं। और सबसे लास्ट में आता है संविधान संशोधन विधेयक। इसके बारे में बात करते हैं। संविधान संशोधन विधेयक या संविधान से संशोधन से संबंधित जो मामले हैं या संविधान संशोधक विधेयक हैं, वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में इन्हें परिभाषित किया गया है। और अनुच्छेद 368 के द्वारा इन विधेयकों को, जो कि संविधान में संशोधन से संबंधित होते हैं, 368 के द्वारा इन विधेयकों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, 2 वर्गों में इनका विभाजन किया जाता है। पहला कि संसद के विशेष बहुमत के अलावा, संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन से पारित होने वाले जो संशोधन विधेयक होते हैं, एक तो ये होते हैं, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं कि संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर पारित होने वाले संशोधन विधेयक। समझे कि नहीं समझे? दोबारा समझते हैं। संविधान संशोधन विधेयक 368 में दे रखे हैं। 368 में संविधान संशोधन से संबंधित विधेयकों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। एक वर्ग वो होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों से अगर बहुमत के द्वारा जो भी संशोधन विधेयक पारित होता है, एक तो वो हो जाता है, और दूसरा हो जाता है कि उसमें संसद का विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ कम से कम आधे राज्य, हमारे जितने राज्य हैं उनके आधे राज्यों के जो विधानमंडल हैं उनका भी समर्थन उनमें होना चाहिए, ठीक है। ये 2 कैटेगरी हो गई। एक कैटेगरी, फिर दोबारा समझें, एक कैटेगरी कौन सी? संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत और उस विशेष बहुमत से पारित होने वाले संशोधन विधेयक, और दूसरा कि संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत प्लस राज्यों के, यानी जो आधे राज्य हैं, आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से पारित होने वाले संशोधन विधेयक। ये 2 तरह की कैटेगरी में संविधान संशोधन विधेयकों में होती हैं। अब इनको अलग अलग जानते हैं कि इनके बारे में अलग अलग क्या है। जो विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होते हैं, यानी संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से पारित होते हैं, वो किस चीज में संशोधन करने के लिए यूज में लिए जाते हैं? वो संघात्मक ढांचे से जुड़े जो उपबंध हैं, हमारे संविधान का जो संघात्मक ढांचा है, ठीक है, उससे संबंधित अगर कोई संशोधन किया जा रहा है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत की प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की, तब जाकर के वो संशोधन जो है हो सकता है। दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन होना चाहिए, यह भी मैं बता चुका हूं पहले ही, ठीक है। यानी कि संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से उसको पास होना चाहिए, उसके साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन भी प्राप्त होना चाहिए, तभी जाकर के जो भारत का संघात्मक ढांचा है, संविधान का संघात्मक ढांचा है, उससे जुड़े जितने भी मामले हैं, उपबंध हैं, उनमें हम संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। अब केवल ऐसे संशोधन विधेयक जिनमें केवल संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, मतलब आधे राज्यों के विधानमंडलों के बारे में नहीं जाना है, केवल संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन दोनों के विशेष बहुमत से कौन कौन से संशोधन किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी जो हम बात कर रहे थे कि संसद के दोनों सदन प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन, ये जो है संघात्मक ढांचे से संबंधित मामले होते हैं, ठीक। मूल ढांचा जो है संविधान का मूल ढांचा, उससे संबंधित मामले होते हैं। और संविधान के मूल ढांचे को छोड़ करके, ठीक है, संविधान के संघात्मक ढांचे को छोड़ करके जितने भी मामले होते हैं, बाकी के मामले सभी छोड़कर, ठीक है, यानी संघीय ढांचे से संबंधित सभी मामलों को छोड़ करके शेष जितने भी संशोधन होते हैं, उनमें केवल किसकी जरूरत होती है? संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। और विशेष बहुमत क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें कि सदन की कुल सदस्य संख्या, सदन में जितने भी सदस्य होंगे, टोटल सदस्य होंगे, उनकी संख्या के आधार पर बहुमत होना चाहिए। सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन उस संशोधन को होना चाहिए, तभी वो संविधान संशोधन हो सकता है, ठीक है। सदन में जितने भी सदस्य उपस्थित होंगे और मतदान करेंगे, उन सदस्यों की संख्या का 2/3 सदस्यों द्वारा क्या होना चाहिए? और संविधान संशोधन का समर्थन होना चाहिए, जब भी संसद के दोनों सदनों के विशेष समर्थन से जो संविधान संशोधन है वो हो सकता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ से। और कुछ महत्वपूर्ण चीजें कि संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं होती है, ठीक है। राष्ट्रपति की प्री परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है,
दूसरा, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में दोनों सदनों में से किसी भी सदन में इसको स्टार्ट किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा चाहे राज्यसभा किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। और विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं दिया गया है। संविधान संशोधन से संबंधित जो मामला होगा उसके संबंध में, विधेयक के संबंध में कोई भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन से जुड़े मामले पर परमिशन देने के लिए बाध्यकारी है। ठीक है, राष्ट्रपति को संविधान संशोधन से जुड़े मामले पर अपनी परमिशन देनी ही पड़ेगी। यानी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर का यूज नहीं कर सकता है। नो यूज ऑफ वीटो पावर। संविधान संशोधन के मामले में राष्ट्रपति की वीटो पावर का कोई भी यूज न होना, उसका कोई भी प्रयोग न होना, ये किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ये प्रावधान दिया गया था कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन से जुड़े हुए मामले पर अपनी जो परमिशन है, अनुमति है, वो देने के लिए बाध्य है। ठीक है, समझ में आ रहा है? राष्ट्रपति संशोधन से जुड़े मामले पर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये प्रावधान भारतीय संविधान में संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 24वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 1971 के द्वारा ये जो है प्रावधान सम्मिलित किया गया था। साधारण विधेयक के माध्यम से संशोधित अनुच्छेदों को, ठीक है, ऐसे अनुच्छेद जिनको साधारण विधेयक के माध्यम से, साधारण विधेयक के द्वारा संशोधित किया जा सकता है, वो संविधान संशोधक विधेयक नहीं माने जाते हैं। ये प्रश्न एक बार आया था। ठीक है, ये पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था, इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि कौन से मामले संविधान संशोधन से जुड़े हुए मामले नहीं माने जाते हैं। यानी ऐसे अनुच्छेद जिनमें संशोधन किसके द्वारा किया गया है? साधारण विधेयक के द्वारा किया गया है, तो वो संशोधन जो है वो संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 169, 239, ऐसे कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें साधारण विधेयक की सहायता से संशोधन किया जा सकता है। और ये जो संशोधन है ये संविधान संशोधन की कैटेगरी में नहीं आएगा भैया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लास, और आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आता है तो इसको फैलाइए और दूर दूर तक ले जाइए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी, अगर आपको इससे थोड़ी सी भी जानकारी मिली है, थोड़ी सी भी डिटेल के बारे में, चीज़ों के बारे में पता चला है, तो इसको भैया शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए फिर से एक ऐसी ही डिटेल्ड और जानकारी भरी वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।